में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होर्न्स रूल। डन सर। अच्छा, अब सबसे पहले अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या है? द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मींस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले कहां एंटर करेगा? लोअर एनर्जी लेवल पे, उसके बाद धीरे धीरे वो हायर एनर्जी लेवल तक के तरफ मूव करेगा। गॉट? अबाउ प्रिंसिपल मतलब, अबाउ मतलब ये मत समझना है कोई साइंटिस्ट है। अबाउ एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, मतलब लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ये बात ध्यान रखना। लोग समझते हैं कि अबाउ प्रिंसिपल का मतलब होता है अबाउ कोई साइंटिस्ट है, नहीं, इसका मतलब बिल्डिंग अप। क्लियर? तो अबाउ प्रिंसिपल समझ में आया? तो क्या होगा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया विल टेक प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। देख रहे हो, पहले 1 में एस में गया, फिर 2s, फिर जिस तरह से फिलिंग आपका दिख रहा है ना, इस तरह से आपकी फिलिंग होने लगेगी। अब आपका बात आती है कि सर हमें कैसे पता कि फिलिंग, क्या मुझे याद करना होगा? नहीं, इसके लिए एक रूल आता है जिसको बोलते हैं n+l रूल। कौन सा रूल? n+l रूल। अब ये n+l की वैल्यू आपको बता देगी इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा या 2s में जाएगा या 2p में जाएगा या 4s में जाएगा या 3d में पहले जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है? n+l रूल आता है। तो इसका पहला क्या रूल है? इफ n+l वैल्यू इज लेस डिक्रीजेस, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। मतलब जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। क्लियर? बट इफ फॉर टू सबसेल n+l वैल्यू, दो एनर्जी लेवल के लिए अगर n+l की वैल्यू इक्वल आ जाए, तब इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। क्या बोला मैंने? जैसे मैं बात करूं 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, देन 3p है, देन आफ्टर 4s है, देन आफ्टर 3d है। सबका n+l निकालेंगे। अगर सेम आ जाए तब हम लोग देखेंगे n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू लेस हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग सबसे पहले उसमें होगा। तो ये दो रूल आपको समझ में आए। पहले क्या देखना है? n+l की वैल्यू अगर कम होगी तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन दैट एनर्जी लेवल। क्लियर? अगर दोनों की सेम आ जाए तब क्या होगी? n की वैल्यू चेक करेंगे। n की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। तब इस तरह से आपका ये पैटर्न बनने वाला है। तो स्टार्ट करें? यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं 1s के लिए मैं n+l की वैल्यू ढूंढता हूं। 1s के लिए n+l, n आपको पता है आगे वाली वैल्यू होती है 1, और s के लिए लाइफ टाइम l की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी 1s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। गुड। 1s के बाद मैं 2s के लिए चेक करता हूं। 2s के लिए मैं चेक करूं n+l की वैल्यू, तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू क्या है? 0। 2 + 0 क्या आ गया? 2। बहुत अच्छी बात है। अब मैं चेक करता हूं 2p के लिए। 2p में बात करूं मैं n+l की, तो मैं क्या देखता हूं? 2 + 1 इट इज 3। उसके बाद मैं 3s की बात करूं, 3s के लिए क्या होगा? n+l 3 + 0 देन इट इज व्हाट? 3। अब आप देखो यहां पे थोड़ा चीज जो मैं अभी बताया, ऑब्जर्व कर रहे हो? 2p और 3s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। लेकिन 2p के लिए n की वैल्यू क्या है? 2, और 3s के लिए n की वैल्यू क्या है? 3। अब बताओ, जब सेम आ जाए तो n की वैल्यू चेक करेंगे। किसके लिए n की वैल्यू सबसे कम है? 2p के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में आएगा। अब 1s 2s 2p और 3s में चेक करो n+l की वैल्यू सबसे कम 1s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया? 1s में गया, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। क्या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पैटर्न समझ में आया? यही आपका पैटर्न दिया हुआ था। 1s 2s then 2p then 3s then after 3p then 4s then 3d then 4d then 5s and so on। बस क्या ढूंढना है? n+l की वैल्यू ढूंढना है। अब 3s के बाद आता है 3p। कंफ्यूजन कहां होता है? 4s और 3d में, कि सर 3p के बाद 3d क्यों नहीं आता? तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार उसको समझ लो। हाँ बिल्कुल समझेंगे, चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूं 3d की, तो 3d के लिए n+l की वैल्यू होती है 3, d के लिए l की वैल्यू क्या? 2, 5। उसके बाद अगर मैं बात करूं 4s की, 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या होती है? 4 + 0। अब देखो 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ गई? 4, बट 3d के लिए n+l की वैल्यू क्या? 5 ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? 4s में, उसके बाद 3d में।
ये पैटर्न से फिल होता है एज पर द अबाउ प्रिंसिपल। तो ऑर्डर क्या समझ गए, 1s सर, 2s, देन आफ्टर 2p, देन आफ्टर 3s, देन आफ्टर 3p, देन आफ्टर 4s और देन आफ्टर व्हाट 3d एंड सो ऑन। आया समझ में क्यों पहले 4s में जाता है, तो n प्लस एल रूल। अब बहु प्रिंसिपल समझ में आया। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। डन, गुड। क्या अब इसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? हाँ सर, तो चलिए आइए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। वो आप सबको पता होगा, बट मैं एक साथ इसको सारा एक साथ मैं क्लब कर देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्लियर? पहले समझना सेल वाइज मैं लिख रहा हूं, के, एल और एम। बहुत अच्छी बात है। के में मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। एल में मैक्सिमम 8, 8 प्लस 2 10, फिर भी एक बचा हुआ है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 11। तो एम में कितने गए? 1। ये कौन सा हुआ? सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने क्या लिख दिया? सेल, या इसको क्या लिख सकते हो? ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब सबसेल वाइज बताओ। तो आपको पता है सबसेल में क्या होता है? 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s एंड सो ऑन। एम आई राइट सर? हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आइए समझते हैं। बिल्कुल। अब सबसेल वाइज क्या लिखेंगे? 1s, s पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1s के बाद 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 1s हो या 2s हो। मैंने बताया था s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2s के बाद कहां जाएंगे? 2p, तो 2p पे क्या लिखेंगे? 6। क्यों 6 लिखा? क्योंकि मैक्सिमम 6 होते हैं। अब जोड़ के देखो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, फिर भी एक बचा है। तो 2p के बाद कहां जाएंगे? 3s में। अब 3s में एक ही बचा है तो 1 ही लिख के आओगे, 2 नहीं लिखना है। समझ में आया? मैक्सिमम है 2, लेकिन मिनिमम तो 1 भी हो सकता है। इस जैसे से p में मैक्सिमम है 6, मिनिमम तो भैया 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। तो Na का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल वाइज समझ में आया। 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। गुड। अब सर, अब हमें सबसेल वाइज समझ, अब ऑर्बिटल वाइज बताइए। तो कोई बात नहीं, ये s लिखा, s में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, फिर से s है। p में आपको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं सर? 3 ऑर्बिटल होते हैं। s में फिर से 1। अब इसके नीचे आप आराम से लिख दो सर, ये 1s है, ये 2s है, ये आपका 2p है और ये आपका क्या है? 3s है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। कैसे फिल करेंगे? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, 2p6 है, फिर 1, एक ही बचा 1। ये ऊपर वाला सेल वाइज, देन सब सेल वाइज, देन आपका ऑर्बिटल वाइज। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। डन सर, डन। अब थोड़ा समझना, थोड़ा मैं चीजों को और इलाबोरेट करता हूं। अब क्या सर इलाबोरेट करने वाले हो वो बता रहा हूं, वेट फॉर अ मोमेंट। अगर यहां पे दिया हुआ हो स्कैंडियम 21, क्लियर? अब इसका सेल वाइज आपको लिखना है KLMN। गॉट इट? अब यहां पे बहुत बार कंफ्यूजन आता है कि सर यहां पे ना हमें समझ में नहीं आता है। याद रखना, अगर पहले स्कैंडियम का सबसेल वाइज लिखेंगे, पहले 1s आता है, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 3p के बाद 3d नहीं आता, उसके बाद आता है 4s2, उसके बाद 3d आएगा। सर मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं? मुझे पता है, मुझे याद है। अब आप काउंट करो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 टू 20 तक बढ़ चुका, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यानी मैंने सही लिखा था ना, मैं 3d तक आया। डन सर, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे आपको समझने की बात है कि सर ये जो 1s है वो k सबसेल को बिलोंग करता है, यानी k में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ गया। ये 2s और 2p किसको बिलोंग करता है? 2s मतलब क्या? n इज इक्वल टू 2l के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2, और l में 2 सबसेल होते हैं, बता ही चुका हूं, s and p। तो 6 प्लस 2 8, सर ये भी प्रूफ हो गया, l में 8 इलेक्ट्रॉन है। m में क्या क्या होते हैं? s, p और d। m के लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3 होती है। तो सर ये 3s है, 3p है, और ये 3d भी तो है दादा। यानी ये बच्चा, ये जो 3d है वो n का नहीं है, वो m के इलेक्ट्रॉन है। बस फिलिंग क्या हुआ? n प्लस l के अकॉर्डिंग हो गया।
अब चेक करो 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो m में 9 इलेक्ट्रॉन हुए। क्लियर। और m में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते? 18 इलेक्ट्रॉन होते। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी s4 यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है k के लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, घबराना नहीं है, आराम से मन को शांत करोगे तब भी बनेगा। घबराओ नहीं। एक और मैं बताऊंगा, एक और नहीं, जितना बोलोगे उतना बताऊंगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया आयरन, आयरन का होता है 26। क्लियर। अब मैं इसको लिखता हूं 1s2 2s2 2p6, क्लियर, 3s2 3p6, देन 4s2 और 3d6। अब कैलकुलेट करके देखो कि मैं सही हूं या गलत। सर एक बार चेक करने दीजिए मुझे। ये देखो 2 2 4 10 2 12 6 18 20 26, यानी कंप्लीटली फिल हो गया। अब सेल वाइज फिल करके देखो, ये K, ये L, ये M और ये N। क्यों लिया K L M N? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4, और 4 किसके लिए आता है? N इज इक्वल टू 4, N के लिए आता है। डन सर। अब बोलो K में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? K मतलब N की वैल्यू 1 यानी 1s, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? L में 2s और 2p, 6 + 2 8। M में कौन हुआ? 3s 3p और 3d। आया समझ में? ये कभी मिस्टेक मत करना, इसको बाहर मत ले जाना। यानी ये M के इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8, 8 और 6 क्या हो गए? 14 हो गए। और N में कितने बचे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेल वाइज हो गया। क्या समझ में आया? यस सर। अब ऑर्बिटल वाइज सर बहुत इजी है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल, उसके बाद 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या आता है जल्दी बताओ? सर 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2p के बाद क्या आया? सर 3s आया। 3s के बाद क्या आया सर? 3p आया। 1 2 3 4 5 6। 3p के बाद क्या आया सर? 4s आया। और 4s के बाद क्या आएगा? 3d। d में कितने होते हैं? सर d में तो आपको पता है 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। क्या हमें सेल वाइज समझ में आया? क्या हमें सब सेल वाइज समझ में आया? क्या हमें ऑर्बिटल वाइज समझ में आया? हाँ सर। तो जहां मिस्टेक है वहां अलर्ट हो जाओ। n की वैल्यू डिसाइड करती है सेल, मतलब n इक्वल टू 1 मतलब 1s, n इक्वल टू 2 मतलब 2s और 2p, n इक्वल टू 3 मतलब 3s 3p 3d, n इक्वल टू 4 मतलब 4s 4p 4d एंड 4 है। तो इतना इजी मत लो। मैं उसको टफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। तो इन चीजों को अगर अच्छे तरीके से आप समझते हो तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। क्लियर। आगे बढ़े? हाँ सर बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा कुछ और एकुमुलेट करते हैं। तो सर क्या एकुमुलेशन करना चाहते हो? वेट फॉर अ मोमेंट। अब जो एकुमुलेट करना चाहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज करो मैंने बोला कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, या मैं बोलूं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। तो अगर मैं कॉपर का लिखता हूं तो मैं बिल्कुल आराम से लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन आफ्टर 4s2 और उसके बाद जो बचा उसमें 3d9। मैं लिख के आराम से लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंट करके देखो 2 2 4 6 4 10, 10 + 8 18, 18 और 2 20 29 हो गए। क्रोमियम का भी लिखने बोले, मैंने आराम से लिखा। सर प्रॉब्लम क्या है? 1s2 2s2 लिखा मैंने, 2p6 देन 3s2 देन 3p6 देन 4s2 एंड 3d4। मैं लिख के आराम से आ गया। अब जब मैं बुक पलट के देख रहा हूं तो कहता है भाई तुम्हारे आ गए नंबर पूरे गलत हो गए तुम। तो मैं बोलूंगा सर जी आपने जो पढ़ाया था मैंने वही तो लिखा है, गलत क्यों हुआ? गुड। अब एक्चुअल जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s1 3d5 होता है। क्या बोला मैंने? 4s1 3d5, यानी 3d4 नहीं 3d5 होता है। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? बाकी जगह तो नहीं देखते, नॉर्मल लिखते हैं, यहां पे क्यों बदल दिया? क्रोमियम और कॉपर का केस में मैं मैक्सिमम देखता हूं सर ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बोलूं डी में कितने ऑर्बिटल होंगे, आप तुरंत बोलोगे सर डी में, सर आपने ही तो सिखाया था डी में 5 ऑर्बिटल हैं। क्लियर। अब मैं D4 लिखूं
और D5 भी भरूं मैं, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं। ठीक है सर, ये आ गया 1 2 3 4, सबको एक एक मिला, लेकिन ये बेचारा खाली रह गया, है ना। अब यहां देखो 1 2 3 4 5, यानी मैं D5 का लिखा। अब मुझे बताओ कौन दिखने में सुंदर है, पहले सुंदरता की बात करते हैं। सर D5 में सबको एक एक मिला, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, है ना। तो अब क्या, अगर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसको कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमेट्रिकल हो गया, यानी कोई किसी से नहीं लड़ेगा, सबको, 5 भाई को एक एक मिल गए, तो सब खुश हैं इस जगह पे। क्लियर टू यू, समझ में आया क्या बोला। तो जो अगर पॉसिबिलिटी हो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की, सबको इक्वल मिलने की, तब हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। तो सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच के नियरेस्ट सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने का ट्राई करेंगे। तो यही क्रोमियम में होता है। D4 किस में बदल जाता है, D5 से। किससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है, S से। S से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बोलता है, तुम 4s1 हो जाओ और मैं 3d5 हो जाता हूं, जिससे मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से अगर मैं कॉपर की बात करूं और मैं D9 और D10 लिख के बताता हूं, ये हो गया 5, और यहां भी मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये D9 पे मैं लिख के बताता हूं और ये आपका D10 भी है, तो आपको चीजें और समझ में आएगी। जैसे मैं फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बताओ दिखने में कौन सुंदर है, सर D10, सबको दो दो मिले। लेकिन जब मैं D9 की बात कर रहा हूं तो D9 वाले में यहां पे एक ही मिले, ये बोला लड़ाई करेगा, ये लड़ेगा, नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरे को क्यों एक, ऐसा लड़ने लगेगा। तो बोलता है ठीक है तू घबराओ मत, मैं सामने वाले जो भैया हैं जो पड़ोस में रहते हैं 4s वाले, उनको बोलता है एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो उसने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो D9 किस में कन्वर्ट हो गया, D10 में। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं, ड्यू टू द व्हाट, सिमेट्री। तो अगर कोई पूछे व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, तो क्या बोलोगे, ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अगर आपको कहीं पर P3 मिल जाए, कहीं पर आपको P6 मिल जाए, कहीं पर आपको D5 मिल जाए, कहीं पर आपको D10 मिल जाए, यही आपको मिलेगा। F7 और F14 भी होते हैं, इससे कम चल जाएगा। क्लियर टू यू, F ब्लॉक वाले बहुत कम आते हैं। क्लियर। तो ये अगर मिल जाए तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ड्यू टू व्हाट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर टू, ड्यू टू सिमेट्री। आया समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में हमें आ गया। अब दूसरा सर, तो स्टेबिलिटी को कैसे बताएंगे, ड्यू टू सिमेट्री, और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। दो तरह से स्टेबिलिटी को बताते हैं। व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, पहले बोलोगे ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ये दो चीजें, क्या बोला मैंने, सिमेट्री और क्या बोला मैंने, हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ये दो चीजें डिसाइड करती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी को। सर सिमेट्री तो हम समझ चुके, तो थोड़ा एक्सचेंज एनर्जी बताएंगे। मैं बोलूंगा थोड़ा क्यों, पूरा बताऊंगा, घबराना नहीं है। एक्सचेंज मतलब क्या, जैसे तुम्हारे पास मैथ्स की बुक है, तुमने सामने वाले को साइंस की बुक दी, बदले में तुमने सामने वाले को, जैसे तुम्हारे पास मैथ की बुक है, तुमने सामने वाले से साइंस की बुक ली, बदले में उसको मैथ की बुक दी, एक्सचेंज हुआ ना। तो दैट इज, यहां पे भी एक्सचेंज होता है। अगर सपोज मैं D4 की बात करता हूं, तो D4 के केस में ये जगह तो खाली है, तो क्या ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये भी तो इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, यहां भी एक्सचेंज हो सकता है ना। देखो कितने एक्सचेंज हुए, इसका 3 जगह जा सकता है सेम, ये तो खाली है भाई, इसके पास तो जाएगा नहीं। फिर जब मैं इसकी बात करूं तो ये भी तो यहां जा सकता है, और फिर यहां भी तो आ सकता है, यानी 3 + 2 कितने एक्सचेंज हुए, 5। अब इसकी बात करूं तो ये भी तो यहां जा सकता है। तो D4 में कितने एक्सचेंज हमको नॉर्मली दिख गए, 6। लेकिन अगर D5 की बात करूं मैं, तो देखो ये पहले से ही समझ में आ जाएगा, ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, यानी इसके पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है। लेकिन इसके पास
ओनली 3 थे क्योंकि ये तो खाली था। यानी अगर आप एक्सचेंज में, अगर एक्सचेंज मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल रहा है, बोलता है ना एक्सचेंज ऑफर, पुरानी गाड़ी दो और नई गाड़ी ले जाओ, जस्ट लाइक इट। तो अब आप देख रहे हो, अगर D5 की बात करूं मैं इसको रब कर देता हूं जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाए कि सर अगर मैं D5 की बात करूं, 1 2 3 4 5, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लूं और ये पूरा D5 है आपका। ये देखो, ये जो है यहां से यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इतने चॉइसेस हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करो, इसकी बात करूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को D4 के साथ कंपेयर करता हूं तो बताओ इसके पास कितने एक्सचेंज है सर? 1 2 3 4 और 5, ये वाला जगह यहां पे क्या है, D4 के केस में खाली है। तो यानी अब जो इसके पास ऑप्शन बचे वो बचे 1 2 3, और यहां पे कितने थे? 4। अब बताओ एक्सचेंज किसका ज्यादा है, D5 का या D4 का? सर D5 में ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो मोर द एक्सचेंज, मोर इज द व्हाट? एक्सचेंज एनर्जी। मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द व्हाट? स्टेबिलिटी। समझ में आया? तो जितनी ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो सबसेल होते हैं वो क्यों स्टेबल होते हैं? ड्यू टू सिमेट्री और हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। आया समझ में? अब मैंने पहले के लिए बताया, आप दूसरे के लिए भी लिख सकते हो। यहां सर यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, फिर तीसरे के लिए ऐसे करते देखो तो आप देखोगे कि D5 में ज्यादा एक्सचेंज के ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू व्हाट? D4। क्या चीजें समझ में आई हमको? क्या हाफ फील्ड और फुल फील्ड की हमें स्टेबिलिटी समझ में आई? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं सेल वाइज, सब सेल वाइज और ऑर्बिटल वाइज? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका होमवर्क है कि आप Mg का लिख के बताओ, ठीक है, आप एल्युमिनियम का लिख के बताओ, आप जिंक का लिख के बताना है आपको Mn का लिख के बताना है। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद से लिखना होगा। पहले क्या लिखोगे? सब सेल वाइज लिख लो अगर फंस गए तो। उसके बाद क्या लिखोगे? सेल वाइज लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे? ऑर्बिटल वाइज लिखोगे। डन सर। क्या अबाउ प्रिंसिपल एंड N+L रूल समझ में आया? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? स्टेबिलिटी का रीजन समझ में आया? हाँ सर स्टेबिलिटी का रीजन भी हमें समझ में आ गया। अब आ जाता है आपका हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल क्या बोलता है कि भाई हमें पता है कि सर ये P में जो है, ये P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम। दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैंने डीजेनरेसी भी आपको बताई थी। यस सर, बहुत अच्छी बात है। और नहीं बताई थी तो समझ लो, ये P में तीनों ऑर्बिटल होते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे है, तो इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है। यानी इनका नाम है Px, Py और Pz। तो इनकी एनर्जी कंप्लीटली सेम है। क्लियर? तो भाई जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो 1 1 करके होगा, 1 1 1। अगर बचा तब जाके पेयरिंग होगी। यही हुर्न्स ने बताया। इन अ सेट ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फर्स्ट विच ऑर्डर? क्लॉकवाइज या पैरेलल, देन आफ्टर पेयरिंग टेक प्लेस। मतलब पहले सिंगल फिल होंगे फिर पेयरिंग होगी। यानी सपोज करो अगर आपसे कहीं बोला कि P2 लिखो या P3 लिख के बताओ या P4 लिख के बताओ, तो P2 में आप अगर ऐसा लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना होगा? अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल 1 1 एक एक करके भरना है। जैसे P3 है तो एक और भर दो, ये P3 हो गया। P4 है, अब जाके पेयरिंग होगी। समझ में आया? तो अगर P4 को आपने ऐसा लिख दिया तो गलत हो गए। पहले एक एक करके भरेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी लेवल पे हैं। क्लियर? उसी तरह से P छोड़ के अगर D की भी बात करूं मैं, कहीं पर भी अगर जैसे D में कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग आप करोगे तो कैसे? अगर मानो D4 दिया है तो अगर आपने ऐसा लिखा 1 2 3 4 तो आप क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। सब तो क्या कैसे लिखना है मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल पहले 1 1 करके आएगा, 1 2 3 4। अगर फिर 5 पे जाएगा उसके बाद अगर बचा तो पेयरिंग होगी। समझ में आया? तो अगर ऑर्बिटल वाइज अगर आपको लिखने बोले, ये चीजें कहां से आई थी जो मैं 1 1 करके फिल कर रहा था, वो दादा हमारी आई थी हुंड बाबा से। हुर्न्स रूल ऑफ, अरे राम क्या नाम ले, अरे चलो ठीक है, इसको बोलते हैं हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन अ सेट ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम क्लॉकवाइज मैनर या फ्रॉम सेम ऑर्डर देन आफ्टर पेयरिंग टेक प्लेस। मैंने 1 by 1 देन आफ्टर पेयरिंग।
क्या हमें समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। अब आता है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली भाई साहब क्या बोलते हैं? आपको क्वांटम नंबर ढूंढना आता है? हाँ सर, क्वांटम नंबर आपने सिखाया था, हमें ढूंढना आता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के 11th और 12th इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 3s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने फिल कर दिया 1 and 2, और यहाँ पे 0। ये तो मैं बता चुका हूं क्वांटम नंबर में, आप जानते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। कहता है मैग्नीशियम के 11th इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखो, तो मैंने लिखा n, l, m और s। बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, n की वैल्यू ये थर्ड, l की वैल्यू s के लिए हमेशा 0, m की वैल्यू 0। अब ये 11th इलेक्ट्रॉन है ना? जब 11th इलेक्ट्रॉन है तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्या लिखेंगे? प्लस हाफ। एम आई राइट सर? गुड सर, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलूं इसके 12th इलेक्ट्रॉन का बताओ, तो मैं बोलूंगा इसका 12th इलेक्ट्रॉन का मैंने फिर से लिखा n, l, m और s। बोलो, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, बट इस बार 12th इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये है 12th इलेक्ट्रॉन, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस हाफ लिखेंगे। अब मैं 11th इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर और 12th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को कंपेयर करूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि इनके 3 क्वांटम नंबर तो सेम है लेकिन लास्ट अलग है। तो पॉलिस भाई साहब ने क्या बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैज ऑल 4 क्वांटम नंबर इक्वल। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो है चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 सेम हो सकता है लेकिन एक डिफरेंट होगा, वो एक कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एस हो, वो एक कुछ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू, लेकिन चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम नहीं होंगे। जैसे मेरे घर का एड्रेस और आपके घर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अब कॉलोनी सेम हो सकती है, सिटी सेम हो सकती है, लेकिन हाउस नंबर सेम होने के चांसेस बहुत कम है। अगर हाउस नंबर भी सेम हो जाए, दो भाई हैं तो हाँ, तो कमरा अलग अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखेगा। या सर कमरा भी सेम है तो शक्ल में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के केस में भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूरा पता कौन देता है? सेट ऑफ 4 नंबर क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर 3 सेम हो सकते हैं, लास्ट सेम नहीं होगा, या 3 में से कोई भी, चारों में से कोई भी एक डिफरेंट होंगे, चारों सेम नहीं हो सकते। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप आपको अबाउ प्रिंसिपल समझ में आ गया। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ गया, और हुन्स रूल भी आ चुका। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। क्लियर? तो क्लास ऑफ करें? हाँ चलो, बाय बाय, थैंक यू।